हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी का सेकंड चैप्टर डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा की मांग। तो आज हम समझेंगे संविधान सभा की मांग यानी कि डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये भारत के संविधान बनने की शुरुआत थी। तो चलो कैसे एक विचार से शुरू होकर 1946 में संविधान बना इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले अपना बुक ओपन कर लो और उसका फर्स्ट पैराग्राफ देखो। मैंने हर पैराग्राफ का एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तुम किसी भी मीडियम के हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले 1934 में एम एन रॉयज आइडिया के बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट टाइम आइडिया ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया बाय एम एन रॉय, यानी कि 1934 में एम एन राय ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार रखा। वो कौन थे? एम एन रॉय भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के वो पायनियर थे, यानी कि वो अग्रदूत थे। एम एन रॉय, उन्होंने कहा कि भारत का संविधान भारत के लोग खुद बनाएंगे, ब्रिटिश नहीं। यानी कि वो संप्रभुता की बात कर रहे थे कि भारतीयों को यह अधिकार है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने कंस्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से बनाए। यह विचार आगे चलकर भारत के लोकतंत्र की नींव बना एम एन रॉय के। जब उन्होंने ये बात कहा तो उस समय तो किसी ने ज़्यादा इस चीज़ को, अंग्रेजों ने तवज्जो नहीं दिया और भारतीयों में भी इस बात का क्रेज नहीं था। लेकिन आगे चलकर उनका ये बात मील का पत्थर साबित हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जर्नी का। आगे देखो 1935 कांग्रेस डिमांड, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी ऑफिशियली डिमांडेड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विचार को अपनाया। किस विचार को? एम एन रॉय ने जो बात कही थी कि हमारे देश का एक संविधान सभा होना चाहिए, 1935 में कांग्रेस ने भी इस विचार को अपनाया। तो अब ये केवल सोच नहीं थी, एक आधिकारिक मांग बन गई थी। कांग्रेस ने एम एन रॉय की बात को एक आधिकारिक तवज्जो के दे दिया था। कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि भारत को अपना संविधान खुद बनाने का हक होना चाहिए। तो अब संप्रभुता की बात यानी कि सॉवरेंटी की बात कांग्रेस भी कर रही थी। 1938 नेहरू डिक्लेरेशन के बारे में अब हमें जानना है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू सेड कॉन्स्टिट्यूशन must be framed by an elected constituent assembly based on अडल्ट फ्रेंचाइजी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा का चुनाव व्यक्ति मताधिकार पर होना चाहिए, यानी कि अडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार हो। यह भारत में लोकतंत्र की दिशा तय करने वाला बयान बना जवाहरलाल नेहरू का। 1940 जब अगस्त ऑफर यानी कि अगस्त प्रस्ताव आया, उसका फर्स्ट स्टेटमेंट देखो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड इन प्रिंसिपल। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने अगस्त ऑफर के तहत संविधान सभा के विचार को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी। इसका मतलब क्या है कि भारत के लिए पहला आधिकारिक कदम था। हालांकि इसमें बहुत सारी सीमाएं भी थी, जैसे कि अब ब्रिटिश मान गए थे कि भारतीयों को संविधान बनाने का हक मिलेगा। आगे देखो 1942 क्रिप्स मिशन, Sir Stafford Cripps came with a proposal for an independent constitution after World War II. 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र संविधान बनाने का मौका मिलेगा। इतने प्रयासों के बाद, यानी कि सबसे पहले एम एन रॉय ने कहा, फिर कांग्रेस ने डिमांड उठाया, उसके बाद 1942 में जाकर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा कि युद्ध के बाद, यानी कौन सा युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र संविधान बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वो अलग पाकिस्तान और अलग संविधान चाहते थे। इसलिए कांग्रेस और लीग के बीच मतभेद साफ हो गया था। आगे देखो 1946 कैबिनेट मिशन प्लान रिजेक्टेड आइडिया ऑफ 2 constituent assemblies and proposed one for whole इंडिया। तुम हिंदी से इसको पढ़ लो, मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भेजा, क्योंकि क्रिप्स मिशन तो असफल हो चुका था। तो 1946 में कैबिनेट मिशन फिर से आया। इसने कहा कि दो नहीं, पूरे भारत के लिए एक ही संविधान सभा बनेगी। इसके बाद संविधान सभा की स्थापना की गई और भारत का संविधान बनाने की शुरुआत हो गई। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ का पूरा मैंने तुम्हें समझा दिया। यहाँ पर उसका पूरा एसेंस लिखा हुआ है, तो मुझे आशा है कि तुम समझ चुके होगे। और मैं अब आगे का जो पैराग्राफ है उसको पढ़ो, मैं उससे भी तुमसे समझा देता हूँ।
अब हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा की संरचना। तो भारत के संविधान का निर्माण करने वाली यही सभा थी। तो चलो अब इसके बारे में जानते हैं कि ये सभा कब बनी, कैसे बनी, इसमें कौन कौन से सदस्य थे और इसका चयन कैसे हुआ था। तो नंबर 1 देखो, फॉर्म्ड इन नवंबर 1946 अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, यानी नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत इस सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन ब्रिटेन से भारत आया था, तुम्हें पता है, और इसका उद्देश्य था भारत को आजादी के लिए तैयार करना और संविधान बनाने की रूपरेखा तैयार करना। इसी योजना के अनुसार संविधान सभा की स्थापना की गई थी ताकि भारतीय अपने संविधान को खुद बना सके। नंबर 2 देखो, टोटल मेंबर्स 389। तो इसमें कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत से थे और 93 प्रिंसली स्टेट्स यानी देसी रियासत के शासक जिसमें शासन करते थे। इसका अर्थ क्या है कि 296 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, जिस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्टली शासन था, और इस 93 में वहां पर राजा शासन करते थे, लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं था कि वहां अंग्रेजों का शासन नहीं था, वो इंटरफेयर करते ही थे। तो इसका मतलब है कि ब्रिटिश शासन वाले हिस्से से चुने गए प्रतिनिधि ज्यादा थे, जबकि रियासतों जो आधे आधे स्वतंत्र राज्य थे, आधे आधे स्वतंत्र राज्य का क्या मतलब था कि वह राजा तो शासन करते थे, लेकिन वहां पर अंग्रेजों का इंटरफेयर बहुत ज्यादा था। वो अपना वो ऐसा नहीं था कि वो राजा को अपने तरीके से शासन करने देने देते थे। तो यहाँ पर 93 देसी रियासतों से भी जो प्रतिनिधि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में गए, वो वहाँ के जो राजा थे उनके नॉमिनेट किए गए थे, और 296 ब्रिटिश भारत यानी कि जिस पर डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, वहाँ से 296 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए। आगे देखो, ब्रिटिश इंडिया सीट्स, 292 सीट्स, 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस प्लस 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। तो गवर्नर्स प्रोविंसेस का क्या अर्थ है कि जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्टली शासन था, वहां गवर्नर होते थे। तो वहां के प्रोविंसेस को, वहां के प्रांत को गवर्नर प्रांत के नाम से जाना जाता था, और बाकी जो प्रोविंस से यानी कि प्रांत से जो छोटे एरिया थे, उसका शासन चलाने के लिए चीफ कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया था। तो जो प्रांत बड़े प्रांत थे, जैसे कि बंगाल प्रांत हुआ, उसके लिए गवर्नर होता था, और जो छोटे छोटे एरिया होते थे उनका शासन चलाने के लिए चीफ कमिश्नर को अपॉइंट किया गया था। तो 292 में से 11 मेंबर जो थे वो गवर्नर के प्रांतों से थे, और 4 मेंबर जो थे वो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। यानी कि ब्रिटिश हुकूमत जहां डायरेक्टली शासन कर रही थी, और जो बड़े प्रांत थे वहां से 11 लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में संविधान बनाने में अपना भूमिका अदा कर रहे थे, और 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस यानी कि जो छोटे एरिया थे जहां चीफ कमिश्नर का शासन होता था, वहां से 4 लोग गए थे। बेसिस क्या था, एक सीट पर 10 लाख पॉपुलेशन, यानी कि हर 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट दी गई थी। इसे सुनिश्चित किया गया था कि जनसंख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधि हो, यानी कि एक सीट इज इक्वल टू 10 लाख पॉपुलेशन, 10 लाख लोगों पर एक सीट दिया गया था। अगला देखो 5, कम्युनिटी वाइज डिसीजन, मुस्लिम, सिख एंड जनरल अदर्स, यानी समुदाय के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया था। मुस्लिमों, सिखों और अन्य में कौन आते थे, हिंदू, पारसी, ईसाई आदि समुदायों में। इसका उद्देश्य यह था कि भारत के हर प्रमुख धर्म और समुदाय की आवाज संविधान में शामिल हो। नंबर 6 देखो, इलेक्शन मेथड, इनडायरेक्टली इलेक्शन बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब लोगों ने सीधे वोट नहीं दिया, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आपस में मतदान करके संविधान सभा के सदस्य चुनते थे। यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति थी, यानी हर पार्टी को उसके वोट के अनुपात में सीटें मिलती थी।
अगला देखो 7 प्रिंसली स्टेट्स मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय रूलर्स मोस्ट डिड नॉट ज्वाइन। रियासतों के सदस्य उसके शासक द्वारा नामित किए जाने थे। जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहां से जो लोग जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनको कौन इलेक्ट करेगा, उनको कौन नॉमिनेट करेगा, वहां के उस प्रांत के जो राजा होंगे वो नॉमिनेट करेगा। लेकिन ज्यादातर रियासतों ने शुरुआत में भाग लिया नहीं था, लेकिन क्योंकि वे ब्रिटिश और कांग्रेस के बीच की स्थिति को लेकर असमंजस में थे। कौन? प्रिंसली स्टेट्स। बाद में धीरे धीरे जब स्थिति ठीक होने लगी तो वे संविधान सभा में भाग लेने लगे थे। आगे देखो नेचर बताया गया है कि नेचर ऑफ असेंबली का क्या था। पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड था, नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि कुछ सदस्य चुने गए थे यानी कि निर्वाचित थे, और कुछ नामित किए गए थे। जैसे कि देसी रियासतों से जो राजा थे वो नॉमिनेट करके भेजे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, वो निर्वाचित नहीं थे बल्कि वो नॉमिनेट थे। साथ ही यह व्यस्क मताधिकार पर तो आधारित था नहीं, मीन्स एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर ये इलेक्शन नहीं हुआ था, मतलब आम जनता ने सीधे वोट नहीं दिया था, इसका मतलब ये हुआ। 9 नंबर देखो इलेक्शन रिजल्ट क्या हुआ ब्रिटिश इंडिया में। कांग्रेस को बहुत मत मिला, यानी कि 208 सीट कांग्रेस को मिला और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला। लेकिन बाद में लीग ने भाग नहीं लिया क्योंकि वो पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहे। और अदर्स में कितने लोग जीते थे? 50। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑल सेक्शंस, यानी यह भारत की विविधता का सच्चा प्रतीक था। हर वर्ग, हर धर्म, हर समुदाय के आवाज इस संविधान सभा में मौजूद थी। लेकिन 11 से हमें ये जानने को मिलता है कि महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, और उन्होंने सभा के बाहर से नैतिक और वैचारिक मार्गदर्शन तो दिया, लेकिन सीधे तौर पर उसमें भाग नहीं लिया था। तो अब हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा का कार्य। संविधान सभा सिर्फ एक संस्था नहीं थी, बल्कि यह वह मंच था जिसने आजाद भारत के संविधान की नींव रखी थी। तो इस पैराग्राफ में इस पैराग्राफ में जितने भी मैंने नोट्स बनाए हैं उसके थ्रू हम जानेंगे कि पहली बैठक कब हुई, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में जानेंगे, यह संविधान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलो अब इसे विस्तार से समझते हैं। नंबर 1 देखो, फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946। इस बैठक में कुल 211 सदस्य उपस्थित थे, और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था क्योंकि उनको पाकिस्तान लेना था, पाकिस्तान की उनकी डिमांड थी। और ब्रिटिश भारत और रियासतों से आने वाले सदस्य इस बैठक में संविधान निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत करने वाले थे। तो इस सेंटेंस का ये महत्व है कि यह पहली बैठक संविधान सभा की कार्यवाही की शुरुआत थी 9 दिसंबर 1946, और यहीं से भारत के संविधान की दिशा तय हुई। देखो अगला नंबर 2, टेम्पोररी प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष यानी कि टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया। ये सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इस सेंटेंस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष का काम सदस्यों को बैठक में व्यवस्थित करना और प्रारंभिक प्रक्रिया संचालित करना था, और उनके वरिष्ठता के आधार पर यह जिम्मेदारी मिली थी। यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा उस कंस्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे एजेड व्यक्ति थे, और इसलिए इनको ये जिम्मेदारी मिली थी। और ये जो एजेड व्यक्ति को ये जिम्मेदारी लेने की जो प्रावधान है, ये फ्रेंच प्रथा का अनुसरण किया गया था। नंबर 3 देखते हैं अब कि परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की कार्यवाही अधिक संगठित और प्रभावी हुई। पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी यानी कि परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया। उन्होंने बहसों को संचालित किया और सभी सदस्यों के विचारों को संविधान निर्माण में शामिल किया। तो इस सेंटेंस का ये महत्व है कि स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का योगदान संविधान की गुणवत्ता और उसके संतुलन में निर्णायक रहा। 4 नंबर देखो, वाइस प्रेसिडेंट्स एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। तो इस तरीके से 2 उपाध्यक्ष चुने गए, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। अध्यक्ष तो एक चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, और उसके बाद 2 उपाध्यक्ष चुने गए, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। उपाध्यक्षों का क्या काम था कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा का संचालन करना, यानी कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं रहेंगे तो उसके उस स्थिति में एच.सी. मुखर्जी या वी.टी. कृष्णामाचारी इस अध्यक्षता करेंगे संविधान सभा की। 5 नंबर देखो, मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात हो रही है, उद्देश्य प्रस्ताव की बात हो रही है। उसको 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया। कौन सा ऐतिहासिक प्रस्ताव? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये संविधान का मूल दर्शन इसको कहा जाता है, और ये इसका उद्देश्य तय करने वाला ये प्रस्ताव बना। इसमें तय किया गया कि स्वतंत्र भारत का मूल सिद्धांत क्या होगा। इस प्रस्ताव ने भविष्य के संविधान की नींव रखी थी। इट लेड डाउन द फिलोसफी एंड फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसे हमने पढ़ लिया कि इसी ने संविधान की मूल भावना और दर्शन तय किया। इसके क्या मेन पॉइंट्स थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के, अब हम उसके जानते हैं। इंडिया टू बी इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, भारत को स्वतंत्र संप्रभु प्रभुत्व संपन्न वाला गणराज्य घोषित किया जाएगा। ब्रिटिश सत्ता से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा इसके थ्रू की गई, यानी कि भारत किसी का उपनिवेश नहीं है, भारत किसी का अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगा, वो अपने लिए खुद कानून बना सकता है। ऑल टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स टू फॉर्म द यूनियन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स मिलकर भारत संघ बनाएगी, यानी कि भारत के अलग अलग हिस्सों का एकीकरण करने की इसमें व्यवस्था की गई। ऑटोनोमस यूनिट्स टू हैव रेजिडुअरी पावर्स एक्सेप्ट दोज ऑफ यूनियन, संघ के अलावा राज्यों को शेष अधिकार यानी कि रेजिडुअरी पावर्स दिए जाएंगे। केंद्र और राज्यों के बीच यह शक्ति संतुलन का काम किया। आगे देखो, ऑल पावर डिवाइडेड फ्रॉम द पीपुल ऑफ इंडिया, सारी शक्ति जनता से प्राप्त होगी, यानी कि लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता की संप्रभुता को मान्यता दी गई, यानी कि सारी शक्ति भारत की जनता में निहित है। गारंटी ऑफ जस्टिस इक्वालिटी फ्रीडम, सबको न्याय समानता और स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। संविधान की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी यही है कि हर नागरिक को सबको न्याय समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देना। सेफ गार्ड्स फॉर माइनॉरिटी बैकवर्ड क्लासेस एंड ट्राइबल एरियाज, अल्पसंख्यकों पिछड़े वर्गों और जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा। ये सामाजिक न्याय और समावेशिता के दृष्टि में बहुत अच्छा कदम उठाया गया। आगे देखो, मेंटेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेन राइट्स ऑन लैंड, भूमि समुद्र और वायु में संपूर्ण अधिकार और एकता की रक्षा के बारे में इसमें बात किया गया, यानी कि ये राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा के लिए ये सेंटेंस है। नंबर 8, इंडियाज रोल इन वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, भारत में विश्व शांति और मानव कल्याण में भारत योगदान देगा, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी और वैश्विक नैतिकता के बारे में क्या भारत का जिम्मेदारी होगी, क्या भारत कंट्रीब्यूट करेगा, उसके बारे में यह है। अडॉप्टेड यूनानिमसली 22 जनवरी 1947, यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से पास हुआ, यानी कि सभी राजनीतिक दलों ने इसको मान्यता दे दी।
बाद में इसका संशोधित रूप संविधान की प्रस्तावना बना। यानी कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, जो फर्स्ट चैप्टर है, जो उद्देश्य है, जो प्रस्तावना है, इसी रिजोल्यूशन के आधार पर बना। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने न केवल संविधान की नींव रखी, बल्कि इसकी दिशा भी तय की। बाद में इसका संशोधित रूप संविधान की प्रस्तावना बना। जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रियम्बल है, ये उद्देश्य प्रस्ताव का ही एक बहुत ही फाइन रूप है। तो अब हम बात करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद संविधान सभा में हुए महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में। देखो, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत पूरी तरह आजाद हुआ और संविधान सभा ने अपनी भूमिका में भी बदलाव किया। तो इसी चीज को हमें इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है, चेंजेस बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के परिवर्तन। फर्स्ट पॉइंट देखो, प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइंड। आफ्टर इंडिपेंडेंस, प्रिंसली स्टेट्स एंड इंडियन मुस्लिम लीग मेंबर्स ज्वाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखो, आजादी के बाद रियासतों यानी कि देसी रियासतों और भारतीय मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा में शामिल हो गए। इसको विस्तार से हम समझते हैं कि पहले कई जो रियासतें थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी और संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी, आजादी के बाद सभी रियासतों ने भारत में शामिल होने का निर्णय ले लिया। साथ ही मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य भी संविधान में वापस आ गए। तो इस सेंटेंस का महत्व इस तरीके से है कि संविधान सभा पूरी तरह सर्व भारतीय प्रतिनिधि संस्था बन गई। अगला देखो, सॉवरेन बॉडी। द असेंबली बिकम फुली सॉवरेन, फ्री टू मेक एनी कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंड और कैंसल एनी ब्रिटिश लॉ। संविधान सभा पूरी तरह संप्रभु बन गई। इसका मतलब अब यह किसी भी ब्रिटिश कानून को बदल सकती थी या रद्द कर सकती थी। अब इस सेंटेंस को हम विस्तार से समझेंगे कि पहले संविधान सभा क्या थी, ब्रिटिश संसद के अधीन थी। स्वतंत्रता अब मिल चुकी है, इसके बाद पूर्ण शक्ति मिली कि वह स्वतंत्र रूप से संविधान बना सकता है और ब्रिटिश कानूनों को संशोधित या तो रद्द कर सकता है। तो इस तरीके से संविधान सभा स्वायत्त और लोकतांत्रिक संस्था बन गई। नंबर 3 देखो, डुअल रोल। इट नाउ वर्कड इन टू कैपेसिटीज, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लेजिस्लेटिव बॉडी डोमिनियन लेजिस्लेचर चेयरमैन जीवी मावलंकर। यानी कि अब संविधान सभा के दो कार्य थे, संविधान बनाना और कानून बनाना। विस्तार से इस चीज को अब हम समझते हैं कि संविधान निर्माण के प्रक्रिया के दौरान भारत के लिए नए कानून बनाना भी जरूरी था, इसलिए दोहरी भूमिका रखी गई। इसका महत्व इस सेंटेंस का क्या है कि यह व्यवस्था सुनिश्चित करती थी कि देश चल सके और संविधान भी तैयार हो सके। देखो, एक ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो दो तरीके से काम कर रही थी। एक तो संविधान बना रही थी और दूसरा आम कानून भी बना रही थी कि जब संविधान बनाने के दौरान देश आम कानून के थ्रू चल सके। तो जो आम कानून बनाने का प्रोसेस है वो जीवी मावलंकर के चेयरमैनशिप के अंडर था, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का दौर था, जब समय आता था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसको चेयरमैनशिप के थ्रू उसे कंटिन्यू करते थे। नंबर 4 देखो, सेपरेट मीटिंग्स बोथ functions were done on separate days till 26 नवंबर 1949। यानी कि दोनों कार्य अलग अलग दिनों में होते रहे। कौन सा? एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम और एक आम कानून बनाने का काम, जब तक संविधान निर्माण पूरा नहीं हुआ 26 जनवरी 1949 तक। देखो, संविधान सभा ने एक दिन कानून निर्माण किया और दूसरे दिन संविधान निर्माण पर चर्चा की। इससे कार्यवाही तो व्यवस्थित रही और दोनों प्रक्रियाएं प्रभावित भी नहीं हुई। तो ये एक तरीके से उस समय के नेताओं का ये इंटेलेक्चुअल वर्च्यू था। 5 देखो, मेंबरशिप रिड्यूस्ड। आफ्टर पार्टीशन मुस्लिम लीग मेंबर्स फ्रॉम पाकिस्तान विड्रॉ। पाकिस्तान के सदस्य अलग हो गए। क्यों? क्योंकि विभाजन के बाद पाकिस्तान के मुस्लिम लीग सदस्य अलग हो गए, क्योंकि विभाजन हो गया। तो
विभाजन के बाद पाकिस्तान एक अलग देश ऑलरेडी बन गया था। इस वजह से संविधान सभा में सदस्यों की संख्या क्या हो गई, घट गई। तो टोटल स्ट्रेंथ रिड्यूस्ड 389 से घटकर 299 हो गया। प्रोविंसेज घटकर 296 से 229 हो गया। प्रिंसली स्टेट के जितने मेंबर थे वो घटकर 93 से 70 हो गए। तो इस चीज का हम एसेंस के रूप में क्या देख सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा स्वतंत्र और दोहरी भूमिका निभाने वाली संस्था बन गई थी। संविधान बनाने के साथ साथ यह पहली संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अन्य कार्यों के बारे में, यानी संविधान सभा ने संविधान बनाने के अलावा और कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किए, हम इस बहुत सारे पॉइंट इसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे। ये कार्य भारत के लोकतंत्र और राष्ट्रीय पहचान की नींव बने थे। तो चलो इसे विस्तार से हम समझते हैं। पहला देखो, कॉमनवेल्थ मेंबरशिप मई 1949, यानी कि भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का हिस्सा स्वीकार किया गया। इसका मतलब क्या है कि आजादी के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में शामिल होने का निर्णय लिया। इससे भारत को वैश्विक मंच पर सम्मान और सहयोग मिला। तो ये इस चीज को और एक तरीके से समझ सकते हो कि भारत ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता स्वीकार की वो अपनी मर्जी से स्वीकार की थी। वो किसी के ब्रिटिश गवर्नमेंट के फोर्सफुली वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू स्वीकार नहीं की थी। तो यहाँ पूरी तरह एक सॉवरेंटी मेंटेन कर रही थी हमारा देश। अगला देखो, नेशनल फ्लैग 22 जनवरी 1947, तिरंगा झंडा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया और यह भारत की स्वतंत्रता और एकता का प्रतीक बना। पहले ब्रिटिश काल में क्या था, यूनियन जैक का झंडा था, लेकिन संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए 3 रंगों वाला झंडा चुना, केसरिया, सफेद और हरा, बीच में अशोक चक्र के साथ। नंबर 3 देखो, नेशनल एंथम एंड सॉन्ग 24 जनवरी 1950। नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में गाया गया। यह भारत की सांस्कृतिक और भावात्मक पहचान को मजबूत बनाता है हमारे लिए। और इसके थ्रू क्या हुआ, संविधान सभा ने संगीत और गीतों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और गर्व को बढ़ावा दिया। जन गण मन आज भी सभी देखो राष्ट्रीय समारोह में गाया जाता है और वंदे मातरम भी हमारे लिए कितना प्राउड का विषय है। फर्स्ट प्रेसिडेंट 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। यह संविधान सभा का एक महत्वपूर्ण वर्ग था क्योंकि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतीक था। क्योंकि देखो राष्ट्रपति भारत का जो है वो संवैधानिक प्रमुख होता है और संविधान सभा ने लोकतंत्र की इस महत्वपूर्ण भूमिका को सुनिश्चित किया। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी स्टेप बाय स्टेप हमारी आगे बढ़ रही थी। अब हम वर्किंग डिटेल्स के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिनों में तैयार हुआ। कुल 11 सत्र हुए जिसमें अवधि टाइम लग गया हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया इसके लिए और ड्राफ्ट कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन पर 114 दिन चर्चा भी हुई। कुल खर्च कितना आया, 64 लाख। यह दर्शाता है कि देखो संविधान बनाने में कितना मेहनत, अध्ययन और विचार विमर्श हुआ होगा। सभी क्षेत्रों और देशों के अनुभवों को देखकर भारत के लिए सर्वोत्तम संविधान हमारे लिए तैयार किया गया। आगे देखो, फाइनल सेशन 24 जनवरी 1950, यानी कि संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को हुआ। जब सभा समाप्त हो गई या प्रोविजनल पार्लियामेंट यानी कि अंतरिम संसद बनी रही जब तक पहला आम चुनाव 1951-52 नहीं हुआ। इस सेंटेंस को इस तरह से समझ सकते हो कि संविधान लागू तो हो गया और संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का काम समाप्त नहीं हुआ। यह अंतरिम संसद बनकर देश की कानून व्यवस्था चला रही थी और लोकतांत्रिक शासन को सुनिश्चित कर रही थी। तो इसका एसेंस क्या है कि संविधान सभा ने भारत को संविधान दिया, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान दिया,
और लोकतांत्रिक नींव रखी हमारे देश की, यानी संविधान सभा ने भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान की नींव रखी। तो इस तरीके से ये संविधान सभा के अन्य कार्य को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का गान अपनाना, संविधान को अंतिम रूप देना, भारत को स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और एकता वाले देश के रूप में तैयार करना। तो अब हम बात करेंगे कमिटीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा की समितियां। देखो, भारत का संविधान तय करने के लिए सिर्फ एक सभा ही नहीं बल्कि कई समितियां बनाई गई थी। तो हर समिति का अलग अलग काम भी था। जैसे किसी को राज्यों से बात करनी थी, किसी को फंडामेंटल राइट्स तय करने थे, किसी को संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था। तो चलो अब हम समझते हैं कि कौन कौन सी समितियां थी और उनका क्या कार्य था और उनका अध्यक्ष कौन था। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, the constituent assembly formed several committees for different tasks of constituent making। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों के लिए कई समितियां बनाई थी, जैसा कि मैंने तुमको बताया। तो टोटल 8 कमिटीज थी और सेवरल माइनर कमिटीज थी। तो एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले देखो, जो बड़ी समितियां थी और जो मुख्य समितियां थी जिनको बड़े काम दिए गए थे, उनमें था यूनियन पावर्स कमिटी, जिसका अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। इसका क्या काम था? इसी समिति ने यह तय किया था कि केंद्र सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियां होगी, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट कहां से आएगी। अगला देखो, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, जवाहरलाल नेहरू। इसका क्या काम था कि केंद्र सरकार की संरचना तय करना, जैसे राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होगी, ये सब। नंबर 3 देखो, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, सरदार पटेल। राज्यों के संविधान का ढांचा तैयार करना है, उसके बारे में यह इस कमिटी का काम था। राज्यों की शक्ति और केंद्र से संबंध तय करना। अगला देखो, ड्राफ्टिंग कमिटी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यह सबसे महत्वपूर्ण समिति में गिना जाता है, क्योंकि यह संविधान का अंतिम मसौदा इसी के थ्रू तैयार किया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सभी प्रावधानों को कानूनी रूप दिया था। नंबर 5 देखो, एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, सरदार पटेल। इस समिति ने देखो फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज और ट्राइबल एरिया से संबंधित प्रावधानों को तैयार किया। फंडामेंटल राइट्स किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा था? जेबी कृपलानी के थ्रू। माइनॉरिटीज किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा था? एच.सी. मुखर्जी के थ्रू। उसी तरीके से ट्राइबल क्षेत्र किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा था? गोपीनाथ बारडोली। एक्सक्लूडेड क्षेत्र अदर देन असम, एवी ठक्कर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा था। ये लोग इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे थे। आगे देखो, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस समिति ने सभा के अंदर काम करने के नियम बनाए, जैसे चर्चा कैसे की जाए, प्रस्ताव कैसे लाए जाएंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, तो उनको ये पूरी जिम्मेदारी थी। स्टेट कमिटी, जवाहरलाल नेहरू। राज्यों से वार्ता करना, जवाहरलाल नेहरू। इस जो समिति का काम था, रियासतों से वार्ता करने और उन्हें भारत में सम्मिलित करने का कार्य, यानी कि कौन से रियासत? देशी रियासतों से। स्टीयरिंग कमिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूरी संविधान सभा के कार्यों का समन्वय, यानी कौन सी बैठक कब होगी, एजेंडा क्या होगा, इस सब के बारे में इसका काम था। आगे देखो, माइनॉरिटीज कमिटी के बारे में हमें पढ़ना है, जिसको लघु समितियां भी कहते हैं। ये समितियां जो छोटे छोटे प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों के लिए थी, जैसे फाइनेंस और स्टाफ को देखने का काम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। क्रेडेंशियल्स, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, हाउस, पी पट्टाभी सीतारमैया, ऑर्डर ऑफ बिजनेस, डॉक्टर के मुंशी, नेशनल फ्लैग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट, एस वरदाचारी, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, एस के धर। अब हम जानेंगे ड्राफ्टिंग कमिटी, प्रारूप समिति के बारे में, जिसको
इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसके चेयरमैन का नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और टोटल कितने मेंबर्स थे इसके? 7 मेंबर्स की लिस्ट यहाँ पर देख लो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सर सैयद मोहम्मद सदौल्ला, एन माधवराव, टी कृष्णामाचारी। फर्स्ट ड्राफ्ट इसका तैयार किया गया था फरवरी 1948 को। सेकेंड ड्राफ्ट तैयार किया गया था अक्टूबर 1948 में। टोटल सीटिंग इसकी हुई थी 141 डेज और टाइम टेकन लगा था लेस देन 6 मंथ्स। यानी कि इस समिति ने पूरा संविधान 6 महीने से भी कम समय में तैयार कर दिया था। लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूरा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो इसके थ्रू हम क्या समझते हैं कि संविधान सभा की ये समितियां हमारे देश की रीढ़ की हड्डी साबित हुई। हर समिति ने देखो अपने अपने हिस्से का काम बहुत ही बारीकी और समर्पण के साथ किया था और इस समिति के बिना भारत का संविधान बन पाना लगभग असंभव जान पड़ता है। अब हम बात करेंगे इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान सभा का अधिनियमन। यानी वो पूरा प्रोसेस जब हम संविधान ड्राफ्ट से बनकर फाइनल हुआ, कैसे संविधान सभा ने इस चर्चा करके इसे पारित किया, कितने संशोधन हुए और किसने इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया, इस सब के बारे में हम इसके थ्रू पढ़ेंगे। यानी कि उसका अधिनियमन कैसे हुआ, उसका इनेक्टमेंट कैसे हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंट्रोड्यूस्ड द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन नवंबर 4 1948। तो संविधान का अंतिम मसौदा यानी कि फाइनल ड्राफ्ट संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा पेश कर दिया गया। डॉक्टर अम्बेडकर उस समय भारत के कानून मंत्री भी थे और संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के वो अध्यक्ष भी थे। तो उन्होंने पूरे संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर संविधान सभा के सामने प्रस्तुत कर दिया। आगे देखो, द फर्स्ट रीडिंग कंटिन्यूड टिल नवंबर 9 1948। तो पहला पठन यानी कि पहला रीडिंग सिर्फ एक औपचारिक प्रस्तुति थी इस बारे में। इसने संविधान का पूरा मसौदा पढ़कर सुनाया गया, लेकिन इस पर कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई थी। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द सेकेंड रीडिंग क्लाउज बाय क्लाउज डिस्कशन took place from November 15, 1948 to October 17, 1947, 1949। तो इस चरण में संविधान के हर अनुच्छेद, क्लाउज का क्या अर्थ होता है? अनुच्छेद, धाराओं पर, हर अनुच्छेद पर विस्तार से चर्चा हुआ। पहले फर्स्ट रीडिंग में उतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन सेकंड में विस्तार से चर्चा किया गया। कई अनुच्छेदों में तो संविधान के प्रस्ताव तक आए, कुछ स्वीकार हुए और कुछ एक्सेप्ट नहीं हुए। कुल 7,653 संशोधन इसमें प्रस्तावित हुए थे, जिसमें से देखो इसमें लिखा हुआ है कि कुल टोटल 7,653 अमेंडमेंट्स प्रस्तावित हुए थे, जिसमें 2,1473 वास्तव में चर्चा इस पर की गई थी। अगला देखो, द थर्ड reading began on November 40, 1949 and the constitution was passed on November 26, 1949। तो इस चरण में संविधान के पूरे मसौदे को अंतिम बार पढ़ा गया, ये लास्ट टाइम था और सदस्य इस पर वोट देकर इसे औपचारिक रूप से पारित कर दिया गया। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा देश का संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया, यानी कि वो अडॉप्ट कर लिया गया। आउट ऑफ 299 मेंबर्स 284 साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 299 में 284 सदस्यों ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। तो इस हस्ताक्षर, इस सिग्नेचर का क्या मतलब था कि ये भारत की एकता, आजादी और लोकतंत्र की नींव का ये प्रतीक बन गया। It contained a preamble, 395 articles and 8 schedules। तो अंतिम संविधान में क्या क्या शामिल था? प्रियम्बल शामिल था, यानी कि प्रस्तावना,
395 आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद और 8 शेड्यूल्स यानी कि अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां शामिल थी। बाद में संविधान में हालांकि बहुत सारे संशोधन हुए और आज अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या बढ़ चुकी है पहले के मुकाबले। Dr. Ambedkar, as the law minister, played a key role and is known as the father and chief architect of the Constitution. तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हर भाग पर बारीकी से काम किया था। उन्होंने ब्रिटिश, अमेरिकी, आयरिश और कनाडाई संविधान से प्रेरणा लेकर एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जिसमें न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत बहुत अच्छे से निहित थे। तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? फादर एंड चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें पढ़ना है इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का प्रवर्तन। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, सम प्रोविजंस केम इनटू फोर्स ऑन नवंबर 26, 1949। उसमें थे आर्टिकल 5 से 9, 60, 364, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। यानी कि संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। उसमें थे अनुच्छेद 5 से 9, 60, जो इंग्लिश में मैंने तुम्हें बताया वो हिंदी से यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये शुरुआती प्रावधान थे जो देश की मूल पहचान और प्रशासनिक ढांचे से जुड़ा हुआ था। अगला सेंटेंस देखो, रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड ऑन जनवरी 26, 1950 सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। यानी कि संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना गया? इस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में क्यों चुना गया? क्योंकि इसी दिन 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। अगला देखो, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिपील्ड। यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। यानी कि ब्रिटिश शासन से जुड़ी सभी कानूनी व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 कंटिन्यूड। हालांकि प्रिवी काउंसिल अधिकार समाप्ति अधिनियम 1949 जारी रहा। क्यों? क्योंकि यह अधिनियम ब्रिटेन की सर्वोच्च न्यायिक संस्था प्रिवी काउंसिल की अपील अधिकार को समाप्त करता था। तो इस कंटेंट से हमें क्या सार मिलता है कि इस प्रकार देखो, 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बन गया जब अपना संविधान लागू हुआ और ब्रिटिश कानूनों की जगह ली। हमें देखना है एक्सपर्ट कमिटी ऑन ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, फॉर्म्ड ऑन 8 जुलाई 1946 बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस टू प्रिपेयर मटेरियल फॉर द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। 8 जुलाई 1946 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण समिति बनाई जिसे कहा गया एक्सपर्ट कमेटी यानी कि विशेषज्ञ समिति। इस समिति का उद्देश्य क्या था कि संविधान सभा के लिए प्रारंभिक दस्तावेज और सामग्री तैयार करना। यानी संविधान सभा बनने से पहले ही कांग्रेस ये चाहती थी कि उसकी रूपरेखा, प्रक्रिया और उद्देश्य तय हो जाए। इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू और इसके मेंबर्स थे एम आसफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के टी शाह, डॉक्टर गाडगिल, हुमायूं कबीर, आर संथानम और बाद में कृष्णा कृपलानी संयोजक और सदस्य के रूप में इसमें जुड़े। इसकी 2 मीटिंग्स हुई, पहला दिल्ली में हुआ था 20 to 22 जुलाई 1946 और दूसरा बॉम्बे में हुआ था 15 से 17 अगस्त 1946 में। यानी और तो इस तरीके से देखो, इस समिति की 2 बैठकें हो गई, एक दिल्ली में हुआ, बॉम्बे में हुआ और इस बैठक में संविधान सभा की संरचना, कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं पर गहराई से चर्चा हुई थी। इस का मेन वर्क क्या था? ये जो एक्सपर्ट कमेटी था, कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी, इसका मेन वर्क क्या था? तो प्रिपेयर्ड प्रोसीजर फॉर द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा की प्रक्रिया
तैयार करना, जैसे कि बैठकें कैसी होगी, निर्णय कैसे लिए जाएंगे और सदस्यों की भूमिका क्या होगी। फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज यानी कि विभिन्न समितियों का गठन का सुझाव देना, जैसे संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, प्रांतीय समिति आदि के बारे में। और ड्राफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव का मसौदा तैयार करना। ये ये वही उद्देश्य प्रस्ताव था जिसे बाद में 4 नवंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था और आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का यह आधार बना, ये उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। आगे देखो, इट was the Congress experts committee that set India on the road to her present constitution. ग्रानविल ऑस्टिन का कथन है कि भारत के वर्तमान संविधान की राह कांग्रेस के विशेषज्ञ समिति ने ही तय की है। इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति वास्तव में संविधान सभा की बौद्धिक नींव यानी कि इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन तैयार की थी। इस समिति ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान सभा केवल औपचारिक संस्था मात्र बनकर न रह जाए, बल्कि एक विचारशील, संगठित और उद्देश्यपूर्ण सभा के रूप में अपना काम करे। नेक्स्ट टॉपिक देखो, क्रिटिसिज्म ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा की आलोचनाएं। तो पहला क्या है, नॉट रिप्रेजेंटेटिव, मेंबर्स नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपुल, नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसमें कहा गया है कि संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने नहीं गए थे, यानी कि उन्हें प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किया गया था, जिसमें मताधिकार केवल कुछ संपत्ति और शिक्षा वाले लोगों के लिए ही था। इसलिए आलोचकों का यह कहना था, जो क्रिटिसिज्म कर रहे थे, कि यह पूरे देश का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करता है। सेकंड देखो, नॉट सॉवरेन, फाउंड अंडर ब्रिटिश प्लान, मीटिंग्स विद देयर परमिशन। संविधान सभा को ब्रिटिश कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठित किया गया था, ऐसा कहना था जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों का। उन्होंने कहा कि जब इसकी नींव ही अंग्रेजों की अनुमति से रखी गई, तो यह पूर्ण स्वतंत्र और संप्रभु संस्था कैसे कही जा सकती है। टाइम कंज्यूमिंग, टुक नियरली 3 years, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन टुक 4 months। लोगों ने कहा कि संविधान सभा ने लगभग 3 वर्ष लिए, 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, जबकि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल 4 महीनों में ही तैयार हो गया था। इसलिए इसे बहुत धीमी और लंबी प्रक्रिया के रूप में जाना गया। कांग्रेस डोमिनेटेड, ग्रैनविल ऑस्टिन के अनुसार द असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के बहुत अधिक सदस्य थे और इसलिए अधिकतर निर्णय कांग्रेस के नीतियों के अनुरूप लिए गए। और एक ब्रिटिश विद्वान है ग्रैनविल ऑस्टिन, उन्होंने कहा कि द असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया, यानी कि सभा और कांग्रेस एक ही स्वर में बोल रहे थे। लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेटेड, अदर सोशल सेक्शंस अंडर रिप्रेजेंटेड, कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि एंड कॉम्प्लेक्स। सब देखो, क्रिटिसिज्म इस तरीके से भी हुआ कि संविधान में अधिकतर सदस्य वकील, शिक्षित और राजनीतिक वर्ग से संबंधित थे। आम जनता जैसे कि किसान, मजदूर और महिलाएं बहुत कम संख्या में थे। इसलिए संविधान को अत्यधिक कानूनी और जटिल कहा गया, क्योंकि उसकी पूरी रूपरेखा ही तैयार करने वाले वकील और एलिट क्लास के लोग थे। उसे आम पब्लिक समझ ही नहीं सकती थी। हिंदू डोमिनेटेड, कॉल्ड हिंदू डोमिनेटेड बॉडी बाय क्रिटिक्स, लॉर्ड सिमोन एंड चर्चिल। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जिसमें लॉर्ड साइमन और विंस्टन चर्चिल शामिल थे, कि संविधान सभा जो थी वो पूरी तरीके से हिंदू डोमिनेटेड बॉडी है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने तो इस बैठकों को बहिष्कार कर दिया था। हालांकि बाद में मुस्लिम सदस्य स्वतंत्र भारत के संविधान में शामिल हुए थे, लेकिन क्रिटिसिज्म करने वाले लोग इसे हिंदू डोमिनेटेड बॉडी के रूप में भी क्रिटिसिज्म कर रहे थे। तो इस तरीके से देखो कि इतनी क्रिटिसिज्म के बावजूद संविधान सभा ने विश्व के सबसे विस्तृत और अस्थायी संविधान का निर्माण किया, जो आज भी भारतीय लोकतंत्र की नींव है।
तो अब हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। देखो, एलिफेंट एज सिंबल, सील ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि हाथी संविधान सभा की मुहर का प्रतीक है। देखो, हाथी को वैसे भी शक्ति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे संविधान सभा की पहचान बनाया गया। सर BN राव जो कानूनी सलाहकार के रूप में थे, HVR आयंगर सचिव के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में काम किए थे, SN मुखर्जी मुख्य ड्राफ्ट लेखक यानी कि चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। उसी तरीके से प्रेम बिहारी नरेंद्र रायजादा कैलीग्राफर के रूप में थे। उन्होंने मूल संविधान हिंदी से लिखा, इटैलिक स्टाइल में। देखो, शांति निकेतन के जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने संविधान को सजाया और अलंकृत किया। कौन? शांति निकेतन के कलाकारों ने, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस शांति निकेतन की स्थापना की थी। व्यवहार राम मनोहर सिन्हा डेकोरेटेड ओरिजिनल प्रियम्बल, और ओरिजिनल प्रियम्बल को किसने डेकोरेट किया? व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने। देखो, हिंदी वर्जन कैलीग्राफी किसके थ्रू किया गया, यानी कि हिंदी से किसे उसको शिल्प लेख में उतारा गया? वसंत कृष्णन वैद्य ने और नंदलाल बोस ने, जो हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन आया उसको डेकोरेट किया, उनका नाम था नंदलाल बोस। अब हमें डिस्कस करना है, और ये तुम्हारे लक्ष्मीकांत बुक का लास्ट कंटेंट है, हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया है, उसको देखो। इससे आपको पता चलेगा कि संविधान का हिंदी संस्करण हमेशा आधिकारिक नहीं था। तो इस तरीके से हम चलो आगे समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट हैव एन ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, यानी कि मूल संविधान में हिंदी का कोई आधिकारिक पाठ नहीं था। इसका मतलब क्या है कि संविधान की मूल आधिकारिक भाषा अंग्रेजी थी, सिर्फ अनुवाद के रूप में हिंदी को लिया गया था। Second, the 58th Constitution Amendment 1987 added Article 394A, यानी कि 58वां संविधान संशोधन जो 1987 में हुआ, उसके थ्रू अनुच्छेद 394A को उसमें ऐड किया गया। तो इस संशोधन के बाद क्या हुआ कि हिंदी को संविधान का आधिकारिक अनुवाद बनाने की कानूनी मंजूरी मिल गई थी। तीसरा देखो, द प्रेसिडेंट सेल पब्लिश्ड हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एवरी अमेंडमेंट मेड इन इंग्लिश, यानी कि संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करना और अंग्रेजी में किए गए हर संशोधन का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करना, ये कौन करेगा? ये राष्ट्रपति करेंगे। इसका मतलब ये है कि हिंदी पाठ अब जनता के लिए पूरी तरह आधिकारिक और सुलभ हो गया। All prior amendments will be included in the Hindi version. देखो, सभी पुराने संशोधन हिंदी संस्करण में शामिल किए जाएंगे। इससे ये सुनिश्चित हुआ कि हिंदी पाठ हमेशा अद्यतन और पूरा रहेगा। देखो, द मीनिंग ऑफ द हिंदी टेक्स्ट shall be the same as the original Hindi. In case of difficulty, the president may revise it. इसका क्या मतलब है? हिंदी पाठ का अर्थ अंग्रेजी के समान होगा। कठिनाई होने पर, यानी कि जब कोई प्रॉब्लम होगा तो राष्ट्रपति इसका संशोधन करेंगे। तो इसके थ्रू ये समझा जा सकता है कि किसी शब्द या वाक्य का अनुवाद स्पष्ट यदि ना हो तो राष्ट्रपति इसे सुधार सकते हैं। द हिंदी ट्रांसलेशन शैल बी ऑथोरिटेटिव फॉर ऑल पर्पसेस, यानी कि हिंदी अनुवाद को सभी प्रयोजनों के लिए आधिकारिक माना जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब संविधान के हिंदी पाठ की कानूनी मान्यता पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी। तो इस तरीके से तुम्हारा चैप्टर खत्म हुआ, लक्ष्मीकांत बुक का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान रहे थे। तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम था। हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि संविधान सभा की मांग। तुमको इजीली समझ में आ गया होगा। तो बाय बाय। अगली बार मैं अगले चैप्टर का डिस्कस करने के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा।